औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या चीज़ थी, और इसके बाद हमने मिक्सचर्स को देखा था। फिर मिक्सचर्स को देखने के बाद हमने मिक्सचर्स की आगे कुछ टाइप्स थी उसको बात की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने बात करनी है वो है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। एलोट्रोपिक forms of substances. Dear student, सब्सटेंसेस की एलोट्रोपिक फॉर्म से क्या मुराद है? देखें, अक्सर ऐसा होता है कि आपने नोट किया है कि बाज़ वक़्त ये होता है कि एक क्लास फेलो आपका जो है आपके मुंह पर वो आपका बना हुआ होता है, आपकी तारीफ़ें कर रहा होता है और ऐसा शो करता है जैसे वो आपका है। लेकिन जैसे ही वो आपसे उठकर आपका जो मुखालिफ होता है उसके साथ जब बैठता है तो फिर वो उसके जो है गुन गाना शुरू कर देता है, उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देता है और आपकी जो है फिर वहाँ पे बुराइयाँ शुरू कर देता है। तो बंदा एक ही है, आपके साथ बैठा था वही बंदा था, लेकिन जगह तब्दील की, एक और जगह गया, फिर आपकी जो है मुखालफत शुरू कर दी। इसी तरह जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं ये भी इसी तरह एक से ज़्यादा शक्लों के अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह की जो शक्ल है या इस तरह का जो अमल है इसे हम कहते हैं एलोट्रोपिक या एलोट्रॉपी कहा जाता है, जिसमें एक एलिमेंट या कंपाउंड एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में मौजूद होता है। तो चलते हैं अपनी डिफाइन की तरफ। हम लोग कहते हैं कि बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, कि दोनों एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स may exist more than one structural forms, कि दोनों ये एलिमेंट्स हो गया या कंपाउंड्स हो गया, बाज़ औक़ात ये एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे हमने कहा था कि एक इंसान आपके पास बैठा है तो वो आपकी शक्ल या आपकी तारीफ़ें कर रहा होता है आपके मुंह के ऊपर, जैसे उठ के जाता है किसी और जगह पे, जब वो आपके मुखालिफ के पास जाता है फिर वो उसकी तारीफ़ें कर रहा होता है। इसी तरह जो एलिमेंट्स या कंपाउंड है ये भी ऐसे ही होते हैं, ये भी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एलोट्रोपिक। बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड मे एग्जिस्ट मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स which exhibit रखता है क्वाइट, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कि ये जो कंपाउंड्स है या एलिमेंट्स है ये रखते हैं बिल्कुल मुख्तलिफ फिजिकल, यानी कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ होती है और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। तो इस फॉर्म्स को दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म्स। इस फॉर्म्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म्स का आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म्स। इस फॉर्म को एलोट्रोपिक फॉर्म्स का नाम दिया जाता है। एंड दिस phenomenon is called एलोट्रोपी। तो ये जो अमल है, जो ये अमल हुआ है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एलोट्रोपी का नाम देते हैं। तो ये प्रॉपर डिफाइन है किस चीज की? एलोट्रोपी की, कि एक ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर मौजूद हो, एग्जिस्ट करता हो, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज
और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो, तब्दील हो, चेंज हो, डिफरेंट हो, इस फॉर्म्स को हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं। और इस फिनोमिनॉन्स को यानी कि अमल को, प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, एलोट्रोपी का नाम देते हैं। अच्छा, इसकी अगर हम मिसाल की बात करें तो एग्जांपल्स के अंदर डियर स्टूडेंट इसकी दो एग्जांपल यहाँ पे आपकी किताब में दी गई हैं। एक जो एग्जांपल आपकी किताब में बताई गई है वो है ऑक्सीजन की, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन है ये दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स के अंदर मौजूद होता है। आपसे पूछा जा सकता है ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ एलोट्रोपी, कि कितनी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। आप कहेंगे ऑक्सीजन एग्जिस्ट टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स के, कि ऑक्सीजन जो है ये दो एलोट्रोपिक फॉर्म में मौजूद होती है। वो कौन सी दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं? उनमें से एक जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है वो है ऑक्सीजन O2। देखें, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है, इनहेलेशन के दौरान जब हम सांस जिस्म के अंदर ले जाते हैं तो कौन सी गैस होती है जो हम सांस के जरिए लेके जाते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। तो O2 जो है, ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ये किस शक्ल में मौजूद होती है? O2 की शक्ल में होती है। अच्छा, तो दूसरी शक्ल है इसकी ऑक्सीजन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है वो है ओजोन। और यहां ओजोन में जो ऑक्सीजन है O3 की शक्ल में मौजूद होती है। आप देखें, है ये भी ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं। ये जो ओजोन है इसमें भी क्या है? ऑक्सीजन ही है, लेकिन यहाँ पे O2 की शक्ल में है, यहाँ पे क्या है? O3 की शक्ल में है। तो इस तरह की जो शक्ल है जिसमें एलिमेंट्स या कंपाउंड एक से ज्यादा शक्ल में पाए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर है, तो इससे हम क्या कहते हैं? एलोट्रोपी कहा जाता है। अब ये जो ओजोन है डियर स्टूडेंट, अल्लाह ताला ने हमारी इस ज़मीन को सूरज की जो गर्म शुआएं हैं उनसे बचाने के लिए एक लेयर बनाई हुई है गैसेस की। ज़मीन के ऊपर एक गैसेस की लेयर है जो सूरज की जो गर्म हवाएं हैं या जो गर्म शुआएं हैं उनको ज़मीन तक नहीं पहुंचने देती। तो ये जो लेयर है जिन गैसेस की बनी हुई है उनमें से जो लेयर है वो कौन सी? ऑक्सीजन की होती है। जबकि ये जो ऑक्सीजन है ये भी ऑक्सीजन O3 की शक्ल में है, और ये जो हम सांस ले रहे हैं ये भी ऑक्सीजन है, लेकिन ये ऑक्सीजन की शक्ल में मौजूद है O2 की शक्ल में। तो ये दो शक्लें हैं किसकी? ऑक्सीजन की। तो इस तरह की जो कंडीशन जिसमें एलिमेंट एक या एक से ज्यादा शक्ल में पाया जाता हो तो उससे हम क्या कह रहे होते हैं? एलोट्रोपी। तो ये क्या है? ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। इसके बाद जो मिसाल नंबर 2 है आपकी किताब के अंदर, मिसाल नंबर 2 है कार्बन्स। डियर स्टूडेंट, अगर हम कार्बन्स की बात करें तो ये जो कार्बन्स है ये भी जो है 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स के अंदर मौजूद होते हैं। कितनी? 3। नंबर 1 डायमंड, ठीक है, डायमंड की शक्ल में होता है। आपने देखा होगा कि डायमंड जो है, हीरा, ये इंतहाई चमकदार होते हैं, इंतहाई रोशन होता है। इतना चमक होती है इसके अंदर कि अगर हम हीरे को, डायमंड को शीशे के सामने रखें तो शीशे से भी ज्यादा इसकी रोशनी होती है। और ये जो डायमंड है बना हुआ किस चीज का? ये कार्बन का बना हुआ है। किसका बना होता है? ये कार्बन का। अच्छा, इसी तरह ग्रेफाइट, नंबर 2 क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ये जो आप सिक्का इस्तेमाल करते हो, लेड पेंसिल नहीं होती, कच्ची पेंसिल, उसके अंदर जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। और ये जो ग्रेफाइट है ये भी किस चीज की बनी हुई है? कार्बन की। देखें, डायमंड में भी कार्बन है, ग्रेफाइट जो लेड पेंसिल का जो सिक्का होता है उसमें भी क्या है? कार्बन मौजूद है। इसी तरह जो तीसरा है वो है बकमिस्टर्स फ्लोरीज। देखें, इन तीनों के अंदर जो है कार्बन पाया जाता है। डायमंड में कार्बन है, ग्रेफाइट में कार्बन है, फ्लोरीन में भी क्या है? कार्बन है। इसका दूसरा नाम आता है बकीबाल्स। इन सब में क्या है? कार्बन मौजूद है। लेकिन ये तीनों के अंदर जो कार्बन है मुख्तलिफ है। जो कार्बन डायमंड में मौजूद है वो इतना रोशन है कि एक शीशे से भी ज्यादा रोशन है। जबकि अगर हम लेड पेंसिल के अंदर जो कार्बन देखते हैं वो हल्का सा ब्लैक कलर के अंदर है, ब्राउन सा ब्लैक कलर में।
अच्छा, जो फ्लोरीन, जो कोयला आप इस्तेमाल करते हैं, कोयला, कोल, लकड़ी जलाते हो और लकड़ी जलाने के बाद आपने देखा होगा कि वहां से कोयले बने हुए होते हैं जिसको बाद में आग जलाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो कोयला होता है वो फ्लोरीन होती है उसके अंदर। तो बना हुआ किस चीज का? वो कार्बन का। उसमें भी कार्बन है, कोयले के अंदर भी कार्बन है। जो ग्रेफाइट है, लेड पेंसिल का जो सिक्का है, उसमें भी कार्बन है। जो डायमंड है, हीरा, उसमें भी कार्बन मौजूद है। लेकिन फर्क देखें, फर्क इतना ज्यादा है कि इन तीनों के अंदर डायमंड सबसे ज्यादा रोशन है और सबसे ज्यादा ब्लैक कौन है? फ्लोरीन। ये सारी की सारी क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कार्बन की, और ये इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है, 3 शक्लों के अंदर पाया जाता है। अच्छा, इसके बाद अब जो है वन बाय वन हम क्या करते हैं, इनकी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कार्बन की जो है एलोट्रोपिक फॉर्म्स, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है वो कौन सी हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम लोग कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो कार्बन है डियर स्टूडेंट, ये अभी हमने बात की है कि ये डायमंड की शक्ल में, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन या बकी बार की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? डायमंड्स की बात करते हैं कि डायमंड जो है ये इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1, डायमंड्स। डियर स्टूडेंट, जो डायमंड्स है ये मौजूद होता है हमारे पास, इट अकर इन ऑक्टाहेड्रल्स, ठीक है, रिंग्स की शक्ल में। ठीक है, हम इसकी डिफाइन करेंगे, इट एग्जिस्ट इन ऑक्टाहेड्रल्स, ठीक है, क्रिस्टल्स। इट एग्जिस्ट इन octahedral क्रिस्टल्स। कि ये octahedral क्रिस्टल, octa कहते हैं 8, कि इसके 8 कोने होते हैं, octahedral होते हैं, इस तरह से जो है इस शक्ल में होते हैं तकरीबन ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ठीक है, इसी तरह यहां से भी ऐसे, ठीक है। ये octahedral फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? ये कौन सा स्ट्रक्चर? ये octahedral स्ट्रक्चर है इसकी, किसकी? डायमंड्स की। तो डायमंड इज प्रेजेंट इन octahedral क्रिस्टल्स फॉर्म के अंदर। क्रिस्टल्स कहा जाता है वो चीज, देखें 2 तरह की चीजें होती हैं, जैसे नमक है, नमक के दाने हैं, या चीनी है, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, या पत्ती जिसे आप इस्तेमाल करते, चाय की पत्ती, तो ये किस शक्ल में के अंदर मौजूद है? क्रिस्टल्स की शक्ल में होते हैं। दूसरा होता है अमार्फिस फॉर्म्स। अमार्फिस कहते हैं पाउडर की तरह की, जैसे आटा है तो ये बिल्कुल जो है पाउडर की शक्ल में होता है, ये कौन सी? अमार्फिस फॉर्म्स। तो हमारे पास जो डायमंड है ये किस शक्ल में होता है? क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, और है भी क्या? octahedral है, यानी कि इसके 8 कोने हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी बात करता है कि हर जो यहाँ पे कार्बन एटम्स होगा, ईच कार्बन एटम्स, हर कार्बन एटम्स, ईच कार्बन एटम्स अटैच with 4 other carbon atoms with covalent bonds। अच्छा, एक तो हर कार्बन एटम जो है इसका वो जुड़ा हुआ है दूसरे 4 कार्बन एटम्स के साथ। कितने? 4 कार्बन एटम के साथ। अच्छा, ये जो जैसे एक दीवार है ना, दीवार, तो हम दीवार के साथ एक ईंट रखें, फिर उसके साथ दूसरी ईंट रखें, तीसरी, चौथी, इस तरह से पूरी दीवार खड़ी कर दें, तो क्या वो दीवार बन जाएगी? नहीं बनेगी, जब तक कि उस दीवार को जोड़ने के लिए, वो जो ईंटें हैं उनको जोड़ने के लिए कोई ना कोई चीज मौजूद ना हो। तो ईंटों को जोड़ने के लिए हम लोग सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये जो एटम्स होते हैं यहाँ पे, इन एटम्स को आपस में जोड़ने के लिए क्या जरूरत होगी? यहाँ पे किसी न किसी चीज की, तो इसे हम कहते हैं बॉन्ड्स। क्या कहा जाता है? एक फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं बॉन्ड्स।
अब ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कोई एनक बॉन्ड होता है, कोई जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोई क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो मुख्तलिफ किस्म क्या पाए जाते हैं, बॉन्ड्स पाए जाते हैं जो इन एटम्स को आपस में क्या करते हैं, जोड़े रखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कौन मौजूद है, डायमिड्स। तो इसके अंदर जो एक कार्बन एटम्स है वो बाकी 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है, और ये जुड़ा होता है, इनके दरमियान जो फोर्स पाई जाती है, जो जोड़े रखती है, जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यानी कि अगर ये कार्बन एटम्स है तो इस कार्बन एटम्स के दरमियान और इस कार्बन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है वो कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। एक इसकी ये प्रॉपर्टीज है किसकी, डायमिड्स की। नंबर 2 ये एक हो गया, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज है। अच्छा, इसके बाद जो अगली इसकी जो प्रॉपर्टीज है नंबर 3 जो प्रॉपर्टीज है इसकी वो ये है कि डायमिड एग्जिस्ट या इट इज अ जायंट मॉलिक्यूल, यूं कह देते हैं, इट इज अ जायंट मैक्रोमॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट, जायंट कहा जाता है बहुत बड़ा, ठीक है, एक तो बड़ा तो है ही है, लेकिन क्या बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है ये, कौन, डायमिड्स। अच्छा, यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कौन सा, मैक्रो, MACRO। देखिए 2 तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं साइंस के अंदर। एक लफ्ज होते हैं माइक्रो, MICR, माइक्रो। ये जो MICR होता है ये लैब्स के अंदर या लेबॉर्ट्री के अंदर जो आपने देखा होगा, जो माइक्रोस्कोप होती है जिसके अंदर हम छोटी से छोटी चीज़ों को देखते हैं, तो वो MI वाली माइक्रोस्कोप होती है, MI। तो इसका मतलब होता है स्मॉल, क्योंकि हम माइक्रोस्कोप के अंदर छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं जो हमें आम आँख से नजर नहीं आती। तो माइक्रो मतलब स्मॉल, जबकि ये जो MACR वाला था, CR माइक्रो, इसका मतलब होता है लार्ज। क्या मतलब होता है इसका, लार्ज, बड़ी। तो ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है, मैक्रो, यानी कि ये लार्ज मॉलिक्यूल है, बिग मॉलिक्यूल है, लार्जर मॉलिक्यूल, और साथ के साथ बड़े साइज का, जायंट साइज है इसका। ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं, डायमिड्स की। अच्छा, इसके बाद जो अगली जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास, जो खुसूसियात है डायमिड्स के बाद, हमने बात की किसकी, ग्रेफाइट की। यहाँ पे बात भी की थी हमने, ये देखें ग्रेफाइट। अब सेकंड जो हमारे पास ग्रेफाइट है, आप देखते हैं ये जो ग्रेफाइट है ये, या इसकी जो प्रॉपर्टीज है क्या क्या होती हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे हमने बात की थी किसकी, हमने बात की थी कि ये जो हमारे पास डायमंड है इसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स की शक्ल के अंदर। इसी तरह जो हमारे पास जो ग्रेफाइट है इसकी जो इट एग्जिस्ट इन अ लेयर स्ट्रक्चर्स, कि ये लेयर स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। ग्रेफाइट हैज अ लेयर स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन्स, ठीक है। ग्रेफाइट हैज अ layered structures of hexagonal ring of carbon atoms, यहां पे लिख देते हैं कार्बन एटम्स। डियर स्टूडेंट, वो कह रहा है कि जो ग्रेफाइट होता है, एक तो ये इस तरह से जो है लेयर्ड की शक्ल में होते हैं, इस तरह से लेयर, ऐसे इस तरह से लेयर स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है, कौन, आपके पास ग्रेफाइट। दूसरा, ये लेयर स्ट्रक्चर के साथ ये क्या है, हेक्सागोनल रिंग होता है। हेक्सागोनल मतलब 6 कोने होते हैं इसके, इस तरह से, ठीक है। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसकी, एक, ठीक है, ये वाली। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सी, हेक्सागोनल। देखें यहाँ पे भी कार्बन मौजूद है, यहाँ भी कार्बन है, 2 हो गए, 3 4 5 6। तो ये कौन सा हेक्सागोनल, मतलब कि 6 कोने वाली रिंग है। कितने रिंग है इसके अंदर, 6 रिंग है। और ये है किसका रिंग है, रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। ये सब के सब कौन से कार्बन एटम, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो ये लेयर स्ट्रक्चर तो है ही है, लेकिन है क्या, हेक्सागोनल शक्ल के अंदर।
तो ये क्या कहलाता है? ग्रेफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है ये? ग्रेफाइट। अच्छा, इसके बाद ईच जो कार्बन एटम्स है या लेयर है, ईच लेयर्स यू कह देते हैं, ठीक है। ईच लेयर्स, या दूसरे लफ्ज में यूं भी कह सकते हो आप लोग कि ईच कार्बन, जैसे यहां पे हमने कार्बन की बात की थी, वो 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन यहां पे ईच कार्बन एटम्स, ईच कार्बन एटम्स अटैच, जुड़ा होता है विद 3 अदर कार्बन एटम्स। कि यहां पर हर कार्बन एटम जो है वो दूसरे 3 कार्बन एटम के साथ क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। वो किस तरह से जुड़ा होता है? वो ऐसे जैसे कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, एक्स वाई और ये जी। तो यहां पर ये जो कार्बन मौजूद होगा यहाँ पे, वो इस कार्बन के साथ भी जुड़ा होगा, यहाँ पर जो कार्बन होगा उसके साथ भी क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा, और इस तरफ जो कार्बन होगा उसके साथ भी जुड़ा होगा। तो हर कार्बन एटम बाकी 3 कार्बन एटम के साथ क्या होगा? जुड़ा होगा। किसके अंदर? ग्रेफाइट में। और है ये क्या? लेयर स्ट्रक्चर के अंदर। इसके बाद जो आगे जो बात करता है कि ईच लेयर इज बॉन्डेड एट एडजेसेंट लेयर्स, ठीक है, कि हर लेयर जो है वो एडजेसेंट लेयर के साथ बॉन्डेड है, और इसके साथ किस तरह से? बाय वीक वंडर वाल्स फोर्सेस, ठीक हो गया। ईच लेयर इज बॉन्डेड बाय एडजेसेंट लेयर बाय वंडर्स वाल्स फोर्सेस। कि हर लेयर जो है वो बाकी लेयर के साथ जो है जुड़ी होगी, लेकिन उस लेयर के दरमियान जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी? वंडर वाल फोर्सेस। यानी कि उनके दरमियान जो इंटरमीडिएट या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी एक मॉलिक्यूल्स की दूसरी मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो वीक या वंडर, ठीक है, वाल्स फोर्सेस पाई जाएगी। इसके दरमियान जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी? वंडर वाल फोर्सेस होगी। तो ये प्रॉपर्टीज है कि इसकी ग्रेफाइट की है। इसके बाद हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टीज है वो है बुकमिनिस्टर फ्लोरीन, जिसको जो है बकी बार्स भी कहते हैं, कार्बन 60 भी कहा जाता है, ठीक है, 60। अब हम बात करते हैं बुकमिनिस्टर फ्लोरीन्स की, ठीक है। ये हमारे पास तीसरा नंबर है इसका, बुक, ठीक है, मिनिस्टर फ्लोरीन। इसको डियर स्टूडेंट जो इसका दूसरा नाम है, इसको हम लोग कार्बन 60 के नाम से भी जानते हैं, कार्बन 60, ठीक है, कार्बन 60। ये तो आप लोगों ने बोलना नहीं है, कार्बन 60। अच्छा, बकी बाल भी कहा जाता है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, बुकमिनिस्टर फ्लोरीन्स की, तो बुकमिनिस्टर फ्लोरीन जो इट कंसिस्ट ऑफ स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर फॉर्म में होता है, मेड ऑफ एटम्स अरेंज्ड इन पेंटागॉन्स या हेक्सागॉन्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ स्फीयर्स, इट कंसिस्ट ऑफ स्फीयर, कि ये स्फीयर फॉर्म में होता है, ठीक है, और जो कि बना होता है मेड ऑफ, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ स्फीयर मेड ऑफ एटम्स, जो कि बना हुआ किस चीज का? एटम्स का। क्यों? कौन से एटम्स होंगे इसके अंदर भी? कार्बन के एटम्स है, लेकिन है क्या? स्फीयर की शक्ल के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ स्फीयर मेड ऑफ एटम्स विच अरेंज्ड, जो कि ये जो एटम्स हैं इन्होंने अपने आप को किस शक्ल में अरेंज किया है? विच अरेंज्ड, ठीक है, 2 शक्ल भी अरेंज करते हैं। वो कौन सी 2 शक्लें हैं? एक तो जो शक्ल है वो है पेंटागॉन्स, जैसे हमने कहा था एक्टाहेड्रल, एक्टा कहा जाता है 8 को,
इसी तरह फिर हमें क्या आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल कहा जाता था 6 को, जैसे ये स्ट्रक्चर है तो ये हेक्सागोनल थी, ये थी ऑक्टाहेड्रल थी। अच्छा जो पेंटाक्लास इसे हम कहते हैं 5 को कहा जाता है, 5 को। तो आपके पास जो बकी बाल है ये किस शक्ल में होती है, पेंटागोन्स और हेक्सागोन्स। हेक्सागोन्स दो शक्लों में पाई जाती है। अब हेक्सागोन या तो इस शक्ल में होगी, अच्छा पेंटागोन कौन सी शक्ल होती है, वो इस तरह से आपको रिएक्शन नजर आएगी ऐसे, ठीक है। आप शायद ये व्हाइट बोर्ड पे नजर ना आ रहा हो, तो इस तरह बनाते हैं यहाँ पे, इस तरह से बेटा, इस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ ये कौन सी पेंटागोन्स है, कौन सी ये पेंटागोन्स, 5 किनारे देखिए 1 2 3 4 5। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पेंटागोन्स। ओके हो गया। एक तो इसका ये पॉइंट्स हो गया किसका, बकी बाल्स का। दूसरा जो पॉइंट्स है वो ये है कि फ्लोरीन्स आर स्टेबल, कि फ्लोरीन जो होती है ये क्या होती है, स्टेबल होती हैं। नंबर 2, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 फ्लोरीन्स, ठीक है, आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। डियर स्टूडेंट, ये जो फ्लोरीन होती है ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर भी पर भी क्या होती है, स्टेबल रहती है। अब ये स्टेबल का लफ्ज का क्या मतलब, देखें अगर हम लोग बर्फ ले आए फ्रिज से निकाल कर और उसको जो है बाहर निकाल कर रखेंगे ना, तो होगा क्या कि कुछ देर के बाद वो जो बर्फ होगी वो पानी बन जाएगी। पहले ठोस शक्ल में मौजूद थी, सॉलिड शक्ल के अंदर, लेकिन बाद में वो लिक्विड की शक्ल में, पानी की शक्ल में आ जाती है। उसकी जो शक्ल है वो क्या हो रही है, तब्दील हो गई है, वो अपनी शक्ल को मेंटेन नहीं कर सकी। वो जो तब्दीली हुई है हम कहते हैं अनस्टेबल। क्या कहते हैं इसको, अनस्टेबल, कि वो अपनी ओरिजिनल शक्ल, बर्फ वाली जो शक्ल है वो बरकरार नहीं रख सकी। तो ऐसी चीज जो शक्ल बरकरार रख सके उसे हम कहते हैं स्टेबल, जो बरकरार नहीं रख पाती उसे हम कहते हैं अनस्टेबल। तो हमारे पास जो बकी बाल है ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर भी क्या करता है, अपनी जो स्ट्रक्चर उसको क्या करता है, ये स्टेबल रखता है, बरकरार रखता है। जिस शक्ल में भी है वो उसी शक्ल में क्या रहता है, बरकरार रहता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, ठीक है, वो ये है कि दे आर कोवलेंट इन नेचर्स। दे आर, नंबर 3, दे आर कोवलेंट इन नेचर, कि ये फितरी तौर पर क्या होते हैं, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो ये जो बॉन्ड है एक कार्बन का दूसरे कार्बन के दरमियान, इसका इस कार्बन के दरमियान, इसका इस कार्बन के साथ, ये कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा, ये कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर, या फितरी तौर पर ये कौन सा बॉन्ड है, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसके बाद नंबर 4 जो है हमारे पास, नंबर 4 ये है कि क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है लिहाजा दे आर सॉल्युबल, कि ये हल होते हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कि ये जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होते हैं, ये हल हो जाते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होता है ये कौन सा होता है, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, इसके सोल्यूशन हो उसमें हल हो जाता है। ये बेंजीन का सोल्यूशन हो, सॉरी सॉल्वेंट हो बेंजीन का, तो बेंजीन के सॉल्वेंट में भी हल हो जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्वेंट है उसमें हल हो जाता है। क्लोरोफ्लोरो का फॉर्म्स का सॉल्वेंट है उसमें ये हल हो जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है किसकी, फ्लोरेंस की, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टीज है वो ये है कि दे आर सॉफ्ट, दे आर सॉफ्ट, कि ये नरम होते हैं। क्या होते हैं, ये नरम पाया जाता है, नरम शक्ल के अंदर, सॉफ्ट शक्ल के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टीज है इसकी, नंबर 5 थी ये। नंबर 6, क्योंकि ये नरम होते हैं इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स,
कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें, जैसे बर्फ थी ना, तो बर्फ को हमने फ्रिज से निकाल कर बाहर रखते तो वो पिघल जाती है। तो वो टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ पिघलना शुरू हो जाती है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स। क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, बाकी मिस्टर्स या बक मिस्टर जो है सॉफ्ट शक्ल में होते हैं, लिहाजा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स है इस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो होते हैं। इसके अलावा इसका जो पॉइंट 7 है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये है कि दे आर बैड कंडक्टर्स, दे आर बैड कंडक्टर्स। डियर स्टूडेंट, कंडक्टर्स कहा जाता है कि वो चीज जिसमें से करंट गुजर सके, और दूसरा होता है नॉन कंडक्टर्स, वो चीज जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता। अगर हम बक मिनिस्टर की बात करते हैं तो बक मिनिस्टर जो है या बकी बाल जो है ये बैड कंडक्टर है, यानी कि इनमें से करंट नहीं गुजर सकता। जैसे लोहा है तो लोहे में से करंट गुजर जाता है, वो क्या है, कंडक्टर है। अगर हम कोई प्लास्टिक की चीज़ लें या लकड़ी को लें तो उसमें से करंट नहीं गुजरता। शीशा है उसमें से करंट नहीं गुजरता। तो ऐसी चीज़ जिसमें से करंट नहीं गुजरता वो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स या बैड कंडक्टर्स। तो हमारे पास जो बकी बाल है ये क्या है, बैड कंडक्टर्स है, इनमें से करंट आसानी से नहीं गुजर सकता। तो ये सारी की सारी इसकी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टीज है, जो अगली शक्ल जो है हमारे पास एलोट्रोपिक, वो है सल्फर। जैसे हमने बात की ऑक्सीजन की, ये 2 शक्ल के अंदर मौजूद था। फिर हमने कार्बन की बात की, ये 3 शक्ल के अंदर मौजूद था। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग जो तीसरी मिसाल है आपकी बुक के अंदर वो है सल्फर की। किसकी है, सल्फर। डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग सल्फर की बात करें तो हमारे पास जो सल्फर है ये 2 एलोट्रोपिक फॉर्म में मौजूद होता है, 2। ठीक है, कौन सी 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं? एक जो फॉर्म है इसकी उसे हम कहते हैं रोम्बिक फॉर्म्स, जबकि जो दूसरी इसकी फॉर्म्स है सल्फर की वो है मोनोक्लिनिक फॉर्म्स, मोनोक्लिनिक फॉर्म्स। तो सल्फर exists in 2 allotropic forms. One is a rhombic forms, the second one is a monoclinic forms. अच्छा, अगर हम rhombic forms की बात करें डिटेल के अंदर, तो जो rhombic forms है, rhombic forms की अगर हम बात करें तो ये बेटा कुछ इस शक्ल के अंदर होता है, इस तरह से, इस शक्ल में आपको जो ये जो आपको शक्ल नजर आ रही है ये कौन सी है, रोम्बिक फॉर्म्स के अंदर है। रोम्बिक फॉर्म्स किसकी रोम्बिक फॉर्म्स है ये, सल्फर की। किसकी, सल्फर की। तो ये इस रोम्बिक फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा है आपके पास वो कौन है, मोनोक्लिनिक फॉर्म्स। हम अगर मोनोक्लिनिक फॉर्म्स की बात करें तो ये आपको कुछ इस तरह से शक्ल में इसकी नजर आएगी, आपको ऐसे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसकी, ये कौन सी है, मोनोक्लिनिक फॉर्म्स। ये मोनोक्लिनिक है, ये क्या है, रोम्बिक। और ये जो रोम्बिक फॉर्म्स है सल्फर की, ये मोर स्टेबल होती है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म्स ऑफ सल्फर। तो ये जो सल्फर है उसकी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है रोम्बिक। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी सल्फर की जो फॉर्म्स है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आप कहेंगे रोम्बिक फॉर्म्स इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म्स ऑफ अ सल्फर। अच्छा, अगर हम इसका टेम्परेचर जो है 96 डिग्री सेल्सियस तक कर दें तो ये जो रोम्बिक फॉर्म्स है ये तब्दील हो जाते हैं किसके अंदर, मोनोक्लिनिक फॉर्म्स के अंदर। ओके हो गया। तो ये आज का आपका लेक्चर था, उम्मीद काफ़ी है कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।